ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बोला था कि आज मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना, और रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। तो हेडिंग डालो, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। अब राइट, अब ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे मान लो मैंने बेटा आपको दिया कि कोई एक रिएक्टेंट है 2A प्लस 3B, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, फॉर्मिंग C प्लस 4D, राइट, अंडरस्टूड। अब बस एक ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन देकर के देखता हूं कि आप लोग अभी क्या समझते हो। राइट इट डाउन। कुछ समझाना नहीं है, बस मेरे को ये देखना है कि अभी आप कुछ समझते हो, आप कुछ तो पहले से जानते हो ना इस तरह के बारे में। लिखो तो, if 5 gram of A is taken to react with 10 gram of B, 5 gram of A is taken to react with 10 gram of what? Then find the mass of C and D formed. Find the mass of C and D formed. हो गया? हो गया? क्या है आंसर? तो क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने अभी आपको? कितना कितना ग्राम है? यही है ना? एक का 5 ग्राम है और एक का 10 ग्राम। क्या करें? बोलो। अब देखो, ये रिएक्शन ऐसे स्टार्ट करोगे बिना ये समझे हुए कि इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, या कभी भी रिएक्शन इस तरह से लिखे हो तो उनमें ये कोफिशिएंट्स वगैरह का मतलब क्या है, तो आप हमेशा गलत आंसर करने वाले हो। मैंने 5 ग्राम दिया है, ए का 10 ग्राम दिया है बी का, और ए बी आपस में किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं वो तो हमें मालूम चलना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है, ये सारी कहानी से पहले आपको चेक करना है whether the reaction is balanced or not, whether the reaction is balanced or not। मैंने आपको दिया है ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए बी सी डी, कोई एटम थोड़ी ना होता, ए कोई कंपाउंड होगा, हो सकता है ANaOH हो, बी क्या हो, H2SO4, सी कुछ और हो सकता है ना। तो ऐसे केस में बेस्ट चीज है कि सबसे पहले आप बैलेंसिंग चेक करो। इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड, राइट। अब जैसे देखो, ABCD तो हाइपोथेटिकल है। अगर मेरे को ऐसे नॉर्मल लिखा होता कि बताओ भाई NaOH है, H2SO4 है, और ये फॉर्म क्या कर रहा है, Na2SO4 और प्लस क्या बेटा, H2O, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है?
क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है, क्योंकि सोडियम लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट साइड में सोडियम कितना है 2, तो यार यही गड़बड़ हो गया। तो मैं एक काम करता हूं 2 लेके देखता हूं। तो 2NaOH H2SO4 किया, ये तो बैलेंस्ड है, क्या वाटर बैलेंस्ड? चेक करो, एक ऑक्सीजन यहाँ, 4 यहाँ पे 5 है, और इधर 4 और ये 2 6, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 6 इधर 5, क्या यहाँ पे कर दूं? अब चेक कर लो सारे बैलेंस्ड हो गए। बेसिकली मैं बताऊं, एसिड बेस रिएक्शन हो ना, तो देखो कितने OH आए, तो 2OH माइनस, कितने H आए 2H प्लस आए, तो बेटा ये करते हुए 2H2O का फॉर्मेशन आप करो, 2OH माइनस प्लस 2H प्लस आयन फॉर्मिंग 2H2O। आ रहा है बात समझ में? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपने आप से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 कर दिया, अब भाई Na है H2SO4 है, मिलकर के ऐसे मैं आपको दूं कि भाई जब मीथेन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर। याद रखना, कार्बन CO2 में जाएगा, हाइड्रोजन H2O में, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, राइट। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट, मैं C2H6 ले लूं, ऑक्सीजन ले लूं, तो भी उसका भी प्रोडक्ट यही आएगा CO2 प्लस। ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ फ्यूल यूज होते हैं, अच्छे फ्यूल होते हैं। ये सुनो, आपको मैं बोल दूं कि C2H5OH ले लिया, ऑक्सीजन के साथ जला रहा हूं, क्या बनेगा? इसका भी आंसर CO2 प्लस। तो जब तक हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है, और कहीं दिमाग नहीं लगाना है आपको, CO2H2O विल बी द ओनली प्रोडक्ट। क्या ये सारे रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये सारे रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा? बोलो, नहीं बैलेंस्ड है। क्यों नहीं बैलेंस? तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट में कार्बन 1, राइट में 1, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? अब देखो यहाँ ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 4 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं? तो यानी क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या अब ये बैलेंस्ड हो गया? तो सबसे पहला काम आपको बैलेंसिंग का करना है। ये दोनों रिएक्शन बैलेंस करो, एक बारी बैलेंस करो, देखो बैलेंस हो रहा है।
चलो बेटा, बैलेंस कर लिया। यहां पे क्या है? देखो यहां 2 है तो यहां कार्बन को 2 करोगे। बड़ा सिंपल तरीका होता है हाइड्रोकार्बन वालों को बैलेंस करने के लिए। पहले कार्बन करो, हाइड्रोजन करो, ऑक्सीजन को लास्ट में देखना। तो हाइड्रोजन कितना करूं मैं? 3। ऑक्सीजन गिन लो, 4 यहां पे हुए, 3 यहां पे, 7 हुए, यहां 2 ही है। तो 2 है ना, तो मेरे को इसको कितना करना पड़ेगा? 7। 7 करने के लिए मेरे को क्या यहां 7/2 कर दूं? तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन आ जाएगा, या 3.5 ना। या दूसरा तरीका क्या है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आ गया समझ में? इसको बैलेंस किया, इसको कितने कार्बन? 2, तो 2 CO2 आएंगे। कितने हाइड्रोजन? 6, तो 3 आएगा। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 यहां पे है, 2, 4, 3, 7 ऑक्सीजन है। यहां मेरे को 7 ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑलरेडी यहां है, तो अब मेरे को कितना चाहिए? 6। 6 के लिए मैं क्या कर दूं? 3O2 कर। हो गया ना? तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको बैलेंसिंग करना है रिएक्शंस का। अब एज्यूम कर लो कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो अब सर ये जो कॉफिशिएंट्स है ये क्या बताते हैं? इनके कॉफिशिएंट्स क्या बता रहे हैं? तो कॉफिशिएंट्स बताते हैं कि इसका 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल, इसके 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 1 मोल और इसका 4 मोल बनाएगा। ये कुछ वैसी वाली बात हो गई कि अगर मैं बोलूं कि N2+3H2 फॉर्मिंग अमोनिया लिखा हुआ है और ये बैलेंस्ड है, देखो बैलेंस्ड है, तो कंटेनर के अंदर अगर मैं ऊपर से N2 लूंगा, मैं एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जा रहा हूं बेटा, और खूब सारे हाइड्रोजन मैंने दिए हुए हैं, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा इकट्ठे, और प्रोडक्ट साइड में, मतलब अब ये गायब हो गए, इनके जगह पे अब क्या आ गया? अमोनिया। अमोनिया 1 इसके 3 के साथ रिएक्ट करके इसका 2 बनाया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो उनके मॉलिक्यूलर रेशियो को बताता है, और नंबर का रेशियो को मैं मोल का रेशियो भी बोल सकता हूं, क्योंकि मोल भी तो एक नंबर ही है। बोलो, तो इसलिए ध्यान रखना, द कॉफिशिएंट गिव्स द मोलर रेशियो इन विच दे आर गोइंग टू रिएक्ट। नोट करके लिखो, द इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, in the balanced chemical reaction, the stoichiometric coefficient, the stoichiometric, इसको क्या बोलते हैं? stoichiometric coefficient। ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? they are stoichiometric coefficient। metric coefficient in the balanced chemical reaction, the stoichiometric coefficient gives the simplest molar ratio, simplest molar ratio in which the reactant will react and the product will form, in which the reactant will react and product will form। आप एग्जाम्पल ऐसे करके दिखा सकते हो, एक एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो, N2 3H2 ऐसे करके दिखा लो। ये बॉक्स बना लेना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ऐसे देखो कभी भी रिएक्शन को, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। Noted? Guys, noted?
अभी कहाँ, क्वेश्चन का आंसर तो तब निकालोगे जब मैं मोल में दिया हूं। मैंने क्या दिया था आपको, मास दिया था, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, यही तो अभी समझा रहा हूँ। बिल्कुल सही था, बिल्कुल। सो अब देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था आपको, क्या था वो, 2A था या 3A था? 2A एंड 3B। और ये क्या बना रहे थे, C प्लस, ये बना रहे थे। ये एक मैंने बोला एज्यूम करो बैलेंस हाइपोथेटिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल ऑफ A, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 2 मोल ऑफ A विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B एंड इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ C एंड 4 मोल ऑफ B। इजी है ना? अब देखो मैं एक स्टेप और ऊपर लेके जा रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं इससे सारी चीजें, 2 मोल A will react with 3 mole of B and form 1 mole of C and 4 mole of D. अंडरस्टूड ना? बल्कि यहां लगा लो इफ, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की वो कितने लोग बोल रहे हैं, इसका डबल भी तो मैं बोल सकता हूं। इफ 4 मोल A is reacting with, बोलो, 6 मोल B, then it will form कितना, 2 मोल ऑफ C एंड 8 मोल ऑफ D। सबको क्लियर है? यहीं पे मैं अब थोड़ा सा कहानी लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इफ 2x मोल, ध्यान देना ये वर्ड, इज रिएक्टिंग विथ 3x मोल ऑफ B, देन इट विल फॉर्म, बोलो, x मोल। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, पहले समझना। यहां समझ गया ना, गेम खत्म है क्वेश्चन का। देखना बेटा, इसका 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, डबल करोगे तो 4 मोल इसके 6 मोल से, x टाइम कर दोगे तो 2x विल रिएक्ट विथ 3x एंड इट विल फॉर्म x एंड 4x। x क्या, एक नंबर ही तो है, कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इससे मैंने क्वेश्चन इजी कर दिया। आ रहा है बात समझ में? तो ये नोट कर लेना कि अगर इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ हो तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो रिएक्ट कर रहा है वो अगर 2x है, if Na is 2x, then Nb will be how much, 3x, ये रिएक्शन करने वाले। Nc will be how much, x, number of mole of D will be how much, 4x। आज जल्दी जल्दी बैठ जाओ, इससे पहले कि आज तुमको क्लास से बाहर निकाल दूं। चुपचाप बैठ करके बस यहाँ पे, यहां से ध्यान दो। ये x की वैल्यू सबको क्लियर है? अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं ऐसे, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें मैं यहां से लिख सकता हूं। कैन आई राइट एज x इज इक्वल टू Na/2? कैन आई से लाइक दिस? एंड द सेम x वैल्यू इज इक्वल टू, and the same x value is equal to number of mole of C/1 and same। अब कितने लोग समझ रहे हैं कि सर ये तो बड़ा आसान सा रिलेशन मिल गया कि अगर मेरे को कोई भी दिया हो A B C D का मोल तो मैं सब निकाल सकता हूं। निकाल सकते हो? हाँ, लिखो क्वेश्चन। और ये आसान है बड़ा बनाना, जिसका मोल डिवाइडेड बाई उसी का कॉफिशिएंट, मोल उसका कॉफिशिएंट, इसका मोल इसका, और सब आपस में इक्वल होंगे। यस और नो? चलो लिखो क्वेश्चन। नोट कर रहे हो? कर लो उसको, कर लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से नोट कर लो, ये बात समझना जरूरी है।
नोटेड? लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द number of mole of B required, find the number of mole of B required to react with, find the number of mole of B required to react with, हाँ जी, B for Bombay, find the number of mole of B required to react with 5 mole of A completely, ना? Consider this reaction, आपको यही कंसिडर करना है अभी, ठीक है? Consider this reaction. अगला लिखो, कई सारे पार्ट दे रहा हूं। Find the number of mole of D that can be formed by, find the number of mole of D that can be formed by 1 mole of, that can be formed by 1 mole of B. ये सेकंड क्वेश्चन है। Find the number of mole of D that can be formed by 1 mole of B. जब मैं ऐसा बोल रहा हूं बेटा, एज्यूमिंग कि बाकी अदर रिएक्टेंट उसी रेशियो में लिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अगला लिखो, find the number of mole of A required, number of mole of A and B required लिखो। Find the number of mole of A and B required to form 5 mole of D, to form 5 mole of D। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है, बहुत आराम से सोच करके आंसर करना है, बढ़िया से करो। सामने आपके क्वेश्चन है, सारी चीजें। नोटेड बेटा? कर लिया भाई सबने? आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये क्वेश्चन है। आपको क्या दिया था? नंबर ऑफ मोल ऑफ कितना? 5 मोल दिया है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट, ए बी में क्या रिलेशन है? Na/2 इज इक्वल टू Nb/3।
Na/2 इज इक्वल टू Nb/3। Na कितना दिया हुआ है 5, यहाँ 5 लो, 5/2 इज इक्वल टू Nb/3। तो आंसर कितना आ गया Nb इज इक्वल। कितने लोगों का करेक्ट हुआ हाथ उठाओ। सबका होना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला पार्ट बताओ। ये पहला हो गया। सेकंड बताओ क्या दिया है, क्या पूछा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी दिया है, पूछा है B1 दिया है। क्या निकालना है, दिल्ली निकालना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ डी इजी है। बीडी में क्या रिलेशन है भाई, बी एंड डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल ऑफ B/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ D/4। तो यहां से B का वैल्यू 1/3, D हमको नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ D कितना आ गया 4/3। कितने लोग करेक्ट हुआ है। थर्ड आता है क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया हुआ है, D का 5 मोल दिया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ D कितना दिया हुआ है 5 दिया है। और पूछ क्या रहा है, A नहीं मालूम है, B नहीं मालूम। बड़ा सिंपल है भाई, D का रिलेशन पहले A के साथ देख लेते हैं। सो ND/4 इज इक्वल टू Na/2। कैन आई से लाइक दिस। यहां से D का वैल्यू 5 है, सो Na/2 इज इक्वल टू ND 5/4। Na कितना आ गया बेटा, हाँ 5/2 यानी 2.5। क्लियर है। तो पहला इसमें सब पार्ट बी करते हैं। ये ए हो गया, यहाँ बी में क्या है, बी पार्ट में क्या है भाई NB। सो NB/ कितना 3 एज पर क्वेश्चन, NB/3 इज इक्वल टू ND/4। अच्छा एक बारी आपको A मिल गया तो आप AB में भी रिलेशन से कर सकते हो, आंसर वही आएगा। कहीं से भी करके देख लो, ये यूज करो या ऐसा कर लो, NB/3 इज इक्वल टू Na/2। आप Na यहां रख लो 2.5/2 ना। सो NB यहां से भी आ जाएगा 2.5/2 इंटू 3, 7.5/2। ये कटाओगे तो कितना आएगा 3.75 आएगा ना। यहां से भी करके देख लो, NB/3 इज इक्वल टू ND कितना था 5/4। हाँ जी 15/4 कितना आएगा ये, आना भी चाहिए, अलग क्यों आएगा, क्वेश्चन तो सेम ही है। समझ आ गया, कोई भी गलतियां नहीं करोगे। एक और टेस्ट करते हैं, देखते हैं। लिखो, कंसिडर दी combustion reaction of propane। कंसिडर दी combustion reaction of propane। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, O2 के साथ रिएक्शन, किसका, प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक मिटा दो ये। कंसिडर दी combustion reaction of propane। Find the mass of CO2 and H2O। Find the mass of CO2 and H2O that can be obtained if 48 gram of oxygen is consumed in the combustion। 48 gram of oxygen is consumed in the combustion। हो गया क्वेश्चन। हाँ 48, हाँ मैंने बोला तो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, मतलब उतना खत्म हुआ, कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। चलो देखते हैं आप क्या करते हैं। इस बार बैलेंस भी करना है, रिएक्शन लिखना भी है, कोफिशिएंट भी देखना है, सब चीज बनाना है। चलो इंपॉर्टेंट है।
हो गया बेटा? आइए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? बोलिए। सबसे पहले बैलेंस करना है। प्रोपेन क्या होता है? C3H8 प्लस O2। सबको मालूम है ना भाई? प्रोपेन C3H8 प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा? CO2। कितना CO2 बनेगा बेटा? 3। अच्छा, कितना H2O बनने वाला है भाई? यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ 4। अब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 हो गए। तो क्या मैं 5 ले लूं? बैलेंस हो गया। तो सबसे पहला काम ये था। दूसरा काम क्या है कि भाई मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करके इसका कितना बनाएगा? 3 मोल, और इसका 4 मोल। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका x इसके 5x से रिएक्ट करेगा, तो इसका 3x एंड इसका 4x बनाएगा। ये सुनो। तो अगले स्टेप में क्या मैं लिख दूंगा कि भाई x इज इक्वल टू इसका मोल। तो क्या मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली वही रिलेशन भाई? इसका मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 4। कैन आई राइट लाइक दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे उसके मोल। और नहीं तो आप एक और स्टेप लिख लो, मैंने जंप कर लिया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एक्स है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है? बी कहां बोल रहा हूं मैं? ए भी मतलब समझ लेना, मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी एंड इसको डी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कितना है? 3x। ये 5x था ये। और नंबर ऑफ मोल ऑफ डी कितना है? 4x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? d/4। x की वैल्यू c/x, Na है x। तो वही तो किया है, a/1, b/5, c/3 बन गया। अब आसान है ना? मैंने क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया क्या है? गिवन क्या दिया हुआ है भाई? 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मींस आपको मास दिया है, मास ऑफ O2 कंज्यूम 48। तो क्या मोल निकाल लूं O2 का? क्योंकि सारे मोल में ही डिस्कशन। तो क्या मोल नहीं निकालने आता है भाई? मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। भाई मास 48 है, मोलर मास O2 का कितना होता है? 32 होता है। तो 3/2, 1.5 आ गया। अब बेटा क्वेश्चन खत्म है मेरे ख्याल से। ये आपको मालूम है 1.5 पूछा क्या है क्वेश्चन में? कोई बात नहीं है, तो क्या ही है। चलो 3/2 ही रख लेते हैं। ये आपको मालूम है क्या पूछा है? CO2 एंड H2O ना, तो मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन कितना है? 5। यहां से CO2 निकालना है मेरे को। ये मेरे को मालूम है कितना? 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाई 5। याद है A/B अपॉन C/D, कुछ नहीं है तो 1 है बाई डिफॉल्ट। तो इसको याद है ना कैसे करते हैं? 3/2 इंटू इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 कितना आ गया? 3/10 ना। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई 3 इज क्या कर रहे हो बाबा? अभी ये यही है। इसके आगे अब मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 9/10। क्या रो रहे हो तुम लोग यार? ये मोल आ गया, किसका मोल आ गया? CO2 का। अब मेरे को मास निकालना था CO2 का, तो मास अपॉन मोलर मास CO2 कितना होता है? 44 इज इक्वल टू 9/10। तो यहां से मास निकल जाएगा बेटा। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि यहाँ पे चीजें इजी कर लोगे ना, इजी है ना। अगला क्या? ऐसे ही दूसरा वाला भी निकाल लोगे अपने आप से, करना ही कुछ नहीं है यार, लेबर वर्क है बस इसमें। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देख। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा आपके लिए इसके अंदर, और एक पॉइंट ऐड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
देखो बेटा, गैसेस के केस में अभी तक मैंने आपको मोल नहीं समझाया, राइट। गैस के केस में मोल कैसे निकालते हैं, तो एक एक चीज मैं ऐड करता जाता हूं, एक एक चीज हम लोग निकालते जाते हैं। जैसे गैस के केस में मोल कैसे निकालते हैं, तो देखो, फॉर आइडियल गैस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइडियल गैस। आइडियल गैस एक हाइपोथेसिस है बेटा, जिसके अंदर ये मानते हैं कि दो गैसियस पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता है। क्या मानते हैं, दो गैसियस पार्टिकल के बीच में कोई भी नहीं होता, ये बात दिमाग में रखना, अंडरस्टूड ना। सो फॉर आइडियल गैस क्या लिखेंगे हम, सो हमारे पास एक रिलेशन होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू आर इनटू टी। मैं सारा चीज समझा दे रहा हूं यहाँ पे आपको, ध्यान देना। प्रेशर सबको मालूम है क्या होता है, वॉल्यूम सबको मालूम है, मोल आर एंड टी। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। आर क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब आप उस गैस को पाताल लोक में लेके चले जाओ, धरती पे रखो या स्वर्ग में लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर जगह पे इसकी वैल्यू वही रहने वाली है, आर की। कुछ कांस्टेंट होते हैं, किस जगह पे आप रखे हो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे याद करो, इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है, यानी के Q1 Q2/R², ये फोर्स जो हम लिखते हैं, तो इसमें के डिपेंडेंट होता है मीडियम में। मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कितनी है उस पर डिपेंड करता है। पानी के अंदर ये फोर्स अलग हो जाएगा, हवा के अंदर ये फोर्स अलग हो जाएगा, बाकी जगहों पे ये फोर्स अलग हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहेगा किसी भी जगह पे, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम एंड लोकेशन। कहने का मतलब बस इतना सा ही है। आ रहा है बात समझ में सबको, बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारा रूल लगता है। जहां पे टेम्परेचर क्या है, मालूम ही है कि टेम्परेचर ही है भाई, टी का मतलब टेम्परेचर, लेकिन ये कौन से यूनिट में, टेम्परेचर के तो बहुत सारे स्केल होते हैं, कौन से यूनिट में, टेम्परेचर इन केल्विन। किसमें है, हाँ, VIN होता है WIN, केल्विन। अब देख लेना भाई, WO या VO, V होता है। सो केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अब मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन भी बता दूं ताकि आप तकलीफ में ना हो। ध्यान रखना, सेल्सियस एंड केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट C/5 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये रिलेशन होता है, याद रखना। F का मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है, केल्विन, और ये तो मालूम है डिग्री सेल्सियस। कभी ऐसे मान लो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताओ 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कितना हुआ और फ़ारेनहाइट में कितना हुआ। कैन यू डू इट क्विकली, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू दिस। फिर मैं आपको वो समझाता हूँ आइडियल गैस का भी, अभी पहले इसको खत्म करो। कितना आ रहा है बेटा, हो गया ना।
केल्विन कितना आ रहा है? तो बड़ा सिंपल सा है यार, यहाँ क्या है, केल्विन स्केल C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273, मतलब सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू 27 दिया है, इसको रख लो 27 5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, 5 उड़ गया, तो K का वैल्यू कितना आ गया, 27 प्लस 273 मिला के कितना आ गया, 300। सो 27 डिग्री इज इक्वल टू 300 केल्विन। अंडरस्टूड? फ़ारेनहाइट कितना है? सो F माइनस 32/9 ये इज इक्वल टू C/5। C कितना है बेटा? 27/5। यहां से F माइनस 32 इज इक्वल टू 27/5 इंटू 9, कितना आ गया ये वैल्यू? 48.6 है। F माइनस 32 इज इक्वल टू, F की वैल्यू कितनी आ गई? 32 और ये जोड़ लो, हाँ 80.6 आ गया। समझ आ गया ना कैसे निकालना है? तो ये टेम्परेचर स्केल ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, देखो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर सबको मालूम है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। बचपन से पढ़ते हो, 9 10 से पढ़ते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना सिंपल भी नहीं है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो जो फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है, F परपेंडिकुलर बाई एरिया, बट हमें तो यूनिट के फॉर्म में लिखना है इसलिए। तो F बाई एरिया, अगर आप इसका यूनिट देखो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो भाई, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो कभी पूछे तो इसका यूनिट क्या है? पास्कल इज द SI यूनिट, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। सिमिलरली प्यारे बच्चों, अदर यूनिट में देखें, अदर यूनिट में जो सबसे कॉमन है वो है, सबसे कॉमन है एटमॉस्फेयर, ATM। अब इंटरेस्टिंगली 1 ATM की जो वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो कन्वर्जन ध्यान रखने। और कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कॉमन है? तो ध्यान रखना, 1 बार इज इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल, या 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। आप देखो ना, क्योंकि 10 के पावर 5 पास्कल बार हो गया, तो इसकी जगह बार रखूंगा तो यही आ जाएगा ना। अच्छा, और कौन सा यूनिट है? टॉर। सो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। और कौन सा यूनिट है भाई? मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 mm ऑफ Hg है ना। अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदल लोगे भाई? अरे भाई 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। तो ये इतने कॉमन यूनिट है, दिमाग में रखना है। आते हैं बच्चों वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सबको मालूम है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू यानी SI यूनिट में बात करूं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। कॉमन यूनिट में बात करूं तो भाई कौन जाता है भाई? मान लो मेरे को टैंकर ऑर्डर करना है, वाटर टैंक, तो हम बोलेंगे कि भाई हमको 500 मीटर क्यूब का चाहिए। वो बड़ा अनकॉमन सा वर्ड है, उसके बजाय हम लोग यूज क्या करते हैं? लीटर। भाई हमें 10,000 लीटर वाला टैंक भेज दो, 5,000 लीटर स्टोरेज वाला टैंकर भेज दो ना। तो लीटर बड़ा कॉमन सा यूनिट। मिली लीटर ML है, ये सब बड़े कॉमन से यूनिट। तो कहोगे सर इन दोनों में रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या? 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर का आप टैंक अगर बनाते हो उसमें 1000 लीटर पानी स्टोर कर सकते हो। 1000, इसको हमेशा याद रखना। अरे 1 मीटर मतलब समझ रहे हो बेटा, ये है ना मेरे ख्याल से 1 मीटर है लगभग भाई 3 स्केल तो होगा लगभग 1 मीटर के आसपास ना। अब ऐसा लेंथ, ऐसा ही वेट और ऐसा ही आगे की तरफ कर लो,
तो इसके अंदर जो पानी स्टोर होगा वो कितना होगा? 1000 लीटर। अजीब लग रहा है ना, इतना कैसे लग रहा है, कैसे स्टोर होगा? 1000 लीटर होता है इतने में। ठीक है, मजाक नहीं है ये सब, बिल्कुल मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लो एकदम। और यहीं से एक चीज दिखाता हूं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। देखो 10, ये कौन 10 कौन बोला है? ये इससे ही एक्सपेक्टेशन है, बस ऐसे ही करेगा ये एग्जाम तक। इतना समझा लो, लेकिन जल्दी के चक्कर में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स है ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, कितना हो गया? 10 के पावर 6। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 10 के पावर 3 लीटर। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब? कैन आई से लाइक दिस? सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, सीसी बुलाया जाता है। अब कितने लोग कह रहे हैं यही तो सर 1000 ml भी होता है। इससे ये समझ में आया सीसी और ml एक ही चीज है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है या 1 ml बोल रहा है, एक ही चीज। बोलो भाई, इतनी बातें बढ़िया से नोट करके लिख लीजिए आप लोग, जल्दी नोट करिए। सबने नोट कर लिया यहां तक? अरे कैसे हो यार तुम लोग? नोटेड? चलो भाई, तीनों चीजें आप सीख गए ना? हाँ, अब आर की वैल्यू देखते हैं। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि सर आर की वैल्यू तो यूनिट डिपेंडेंट होनी चाहिए? तो इसमें सबसे पहला आता है इन एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। वैल्यू कितनी होती है? 8.314। ध्यान देना यहां पे, देखो आप आर का वैल्यू अगर देखो तो आर की वैल्यू क्या है? पीवी अपॉन एनटी। पी मतलब प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब, अगर मैं एसआई यूनिट देखूं तो। और यहां ये मोल है, केल्विन है, यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या आ गया? कटकटा करके न्यूटन मीटर आ गया। और कितने लोगों को दिख रहा है कि सर न्यूटन मीटर को, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। कितने लोगों को मालूम है? जूल बोलते हैं। हाँ भाई, ये फोर्स है, ये लेंथ है, फोर्स इंटू लेंथ ही तो एनर्जी का यूनिट होता है, तो जूल। तो या तो ऐसे लिखा रहेगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ये बड़ा अनकन्वेंशनल यूनिट है, इसके जगह पे ये चीज लिखा रहता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब कितने लोग कह रहे हैं मेरे को जूल में अगर मिल गया तो आर इन कैलोरी भी तो निकाल सकता हूं। कैलोरी में बताओ, ये कैलोरी में डिवाइड करो 4.18 से, रफली 2 आएगा। 4.18 से डिवाइड करो इसको, 8.314 डिवाइडेड बाई 4.18 करो, रफली 2 आता है। तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आप कहोगे सर सबसे कॉमन यूनिट प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या है? एटमॉस्फेयर एंड लीटर।
मैं बता रहा था ना, कॉमन यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर एंड लीटर। सो बेटा एटमॉस्फेयर लीटर में जो इसकी वैल्यू आती है 1 एटीएम लीटर में इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग पर मोल पर केल्विन, इट्स 0.0821। और यही वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू याद रखने में आसानी होती है अगर इसको 1/12 रख लो तो इसलिए ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो भाई हमने सारे चीजों के बारे में बात कर लिया, नोट कर लिया सबने, जल्दी नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज ऑफ आर। किस तरीके से यूज करना है ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। हो गया? नोटेड? आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, लिखो। लिखो दो। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन at 1 atm pressure, 1 atm pressure and 0 degree Celsius temperature. Do it. अब आपको, मेरे को आंसर किसमें चाहिए, आई नीड माई आंसर इन मोस्ट कॉमन यूनिट, किसमें, लीटर में ना, वॉल्यूम बताओ मेरे को लीटर में। चलो बेटा जल्दी लग जाओ काम पे तुम लोग। टू पॉइंट हो गया भाई, क्या रहा आंसर, 22.41, बहुत बढ़िया, 22.4 आ रहा है। यही कैलकुलेशन कराना चाह रहा था आप लोगों से। आइए देखते हैं। सो वॉल्यूम मैंने पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, nRT/P। अच्छा मोल कितना है ऑक्सीजन का, 32 ग्राम दिया है तो मतलब 1 मोल, सबको क्लियर है।
मोल के जगह पे मैं रखूंगा 1 इंटू आर, कौन सा यूनिट में रखूं, मेरे को चाहिए किसमें, लीटर में, तो एटीएम लीटर वाला रखो, यानी यही है एटीएम लीटर, आर इन एटीएम लीटर, ये वाला। अब वैल्यू रख लो 1/12 या जो भी आपको रखना हो, 0.0821 या फिर 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 273 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 केल्विन आएगा। आ गया, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1, है ना, तो ये कट कटा के क्या आ जाएगा, लीटर में। समझ में आ रहा है सबको, ये वैल्यू निकाल रहे हो तो 22.4 लीटर। हाँ, अब आपको बताता हूं, दो कंडीशन बड़े पॉपुलर है। हाँ जी, एनटीपी पूछा जाता है, इसका नाम क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। चलो, प्रेशर नॉर्मल कितना होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटीएम प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे दिमाग में क्या आता है, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बट गलत है, रूम टेम्परेचर नहीं, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर कितना, उनके लिए 0 बड़ा नॉर्मल है। तो ये बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और 2, भाई हमने अगर ये लॉज बनाए होते तो हम अपने हिसाब से लिखते हैं, इसलिए इंडिया में कौन सा चलता है, आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर, 25 डिग्री को हम अपना रूम टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे भाई। खैर चलो, तो ये हम लोग रख करके चलेंगे। एनटीपी आया, थोड़ा अनयूजुअल सा लगता है टेम्परेचर, 0 कैसा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट 0 ही लेते हैं, याद रखना, ठीक है। और ध्यान से देखो, एसटीपी भी एक कंडीशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और इसमें देखो ध्यान से, चुप रहोगे, यहां बुला दो पढ़ाने के लिए। टेम्परेचर, आपस में तुम लोगों का ये बात करने का जो आदत है ना, इट इज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, अंडरस्टैंड दैट। क्लासरूम जब चल रहा हो, आपको एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रख करके यहां सुनना है। इफ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, यू आर सपोज टू आंसर मी, डू नॉट चिट चैट अमॉन्ग योरसेल्फ। बहुत गंदी आदत है, मैं बता रहा हूं। तुम लोग इतने बड़े हो यार, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों की पिटाई करूं या फिर डांट लगाऊं इस तरह से, बहुत ही वियर्ड लगता है ये। अभी तुम लोग के दिमाग में जो हरकतें हैं ना, वो क्लास 6-7 वाले बच्चे नहीं होते हैं, उनको मतलब उनको कोई चीज समझाना बड़ा मुश्किल सा होता है कि भाई मैं उनको कैसे गाइड करूं कि ये चीज तुम्हारे लिए ठीक है, ये चीज नहीं है। तुम लोग अब एक आधे साल में कॉलेज के अंदर जाओगे बेटा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, मैं बता रहा हूं, लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं। क्लास चल रहा हो, फोकस सिर्फ यहां पे होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होना है, पंखा बंद करना है, एसी बंद करना है, ये करना है, वो करना है, आपस में डिस्कशन करना है। क्या मजाक बनाया रखा है तुम लोगों ने क्लास में। जीरो डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है। ओके, सब कहोगे कि सर 1 बार एन, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो था नहीं, क्योंकि 1 बार एन 80 लगभग बराबर ही होता है। इसलिए अगर तुम देखोगे तो इनका अगर इस कंडीशन पे 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालोगे तो वो भी इसके पास ही आता है, 22.4 आया ना, वो आता है 22.7, थोड़ा सा बस फर्क है, क्योंकि बार इज लिटिल बिट लेस प्रेशर देन एटीएम। देखो 1 बार इधर जाओगे तो एटीएम में थोड़ा कम हो जाएगा, तो जब प्रेशर थोड़ा सा घटाओगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पी अगर घट गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गॉट इट? तो इस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। तो अब अभी भी कई बार न्यूमेरिकल्स में एसटीपी एनटीपी को एक ही मान के करते हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा भाई, 22.4 एंड 7 से कितना फर्क पड़ जाएगा, कुछ खास नहीं। इसलिए दोनों को लगभग एक ही जैसा यूज किया जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से आप अगर 22.4 भी लिख लोगे तो चलेगा। तो देखो मैं यहां से ये समझाना चाह रहा था बेटा कि आपने ऑक्सीजन का 1 मोल लिया है,
अगर मैं बोलता कि इसके जगह पे कोई दूसरी गैस है लेकिन उसका 1 मोल है, भाई 1 मोल गैस का मासेस अलग अलग हो सकते हैं। CO2 का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो इसका मतलब इसका 1 मोल 44 ग्राम के बराबर है। वहीं H2 का 1 मोल सिर्फ 2 ग्राम के बराबर है। तो मासेस से नहीं, मोल पे आप ध्यान दो। 1 मोल दुनिया का कोई भी आइडियल गैस एनटीपी में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये 1 है। एनटीपी में टेम्परेचर प्रेशर मालूम है, आर फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये हमेशा और हमेशा फिक्स्ड वैल्यू देगा। दुनिया का कोई भी गैस 1 मोल अगर आपने लिया है तो एनटीपी पे 22.4 लीटर ही ऑक्युपाई करेगा। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज निकल के आता है कि अगर मेरे को मोल निकालना हो तो मैं बोल सकता हूं कि भाई वॉल्यूम बता दो मेरे को उस गैस की, एनटीपी पे कितनी होगी, और मैं 22.4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मोल निकल जाएगा। गैस के लिए वैलिड है, लेकिन क्योंकि 1 मोल गैस का 22.4 लीटर है, तो उससे हम निकाल सकते हैं भाई, उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं मोलर वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया, जितना वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर मान लो 44.8 लीटर कोई गैस है, वो पूछे कितना मोल है, तो बोलोगे 1 मोल में 22.4 लीटर है, और वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो मोल भी डबल हो जाएगा। तो इसलिए ये रिलेशन याद कर लेना। ये तीसरा रिलेशन, ये सिर्फ समझाने के लिए इतनी पूरी कहानी बताई मैंने, ठीक है। ऊपर ध्यान देना, ये क्या लिखा है? एनटीपी। समझ आया? तो अगर भूल जाओ तो इसको याद करो यार, ये फॉर्मूला है ना आपके पास, PV = nRT। आर की वैल्यूज याद है ना, एनटीपी कंडीशन है वो याद है ना, उस हिसाब से यूज कर लेना। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। अंडरस्टूड? हाँ, चलो नोट करो। नोट करके लिखो। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस at NTP, volume occupied by any ideal gas at NTP will be volume occupied by any ideal gas at NTP will be कितना? 1 मोल लिखा है क्या मैंने? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल, हाँ ठीक है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी विल बी 22.4 लीटर। एनी गैस जब मैं बोल रहा हूं आई मीन आइडियल गैस। अगर आइडियल नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला ही लगा नहीं सकते उसके लिए, ठीक है। सो वॉल्यूम एनटीपी, सो आप वहां से लिख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाई दिस। अब देखो इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लेके आ रहा हूं उसको समझना है। जैसे अभी हमने देखा था कि भाई कार्बन, आपको मालूम है कोल के फॉर्म में भी होता है अलग अलग। आपने हाइड्रोजन अभी रिसेंटली पढ़ा है, बताओ हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इससे कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, कोल गैसिफिकेशन। क्या होता है भाई रिएक्शन, बताओ राघव। बोलो भाई जसविन। ये इन सब चीजों पे दिमाग लगना चाहिए ना। C+H2O सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन करा दो, बहुत स्ट्रांग हीट करना है। टेम्परेचर पता है किस ऑर्डर का होता है? रफली 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इतना हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे H2O के साथ कार्बन को गर्म करोगे तो क्या बनता है?
CO प्लस H2, देखो बन रहा है ना, बोलो। अब मैं यहां से अगर क्वेश्चन पूछूं, लिखो तो देखते हैं क्या है। लिखो, what will be the volume occupied by gases? What will be the volume occupied by the gases obtained by reaction of 24 grams of coal, 24 grams of coal। एज्यूम कर लो कि 100% प्योर है वो, नहीं तो फिर प्योरिटी निकाल के करना पड़ेगा। 24 ग्राम ऑफ कोल मतलब कार्बन ही समझो, राइट। 24 ग्राम ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड बाई, क्या लिखा है मैंने, कार्बन when it is treated with steam at very high temperature, when it is treated with steam at very high temperature। Report the volume obtained, report the volume at NTP, report your volume at NTP, report the volume at NTP। चलो, क्या है आंसर? 89.6 आया क्या आंसर? 89.6। आइए देखते हैं। तो मैंने कितना दिया था बेटा, ये 24 ग्राम, मतलब कितना हुआ, 2 मोल। और हमें क्लियरली मालूम है कि 1 मोल से ये 1 मोल मिल रहा है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO कितना आएगा, 2 मोल, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना आएगा, 1 मोल। सबको क्लियर है? सॉरी, 2 मोल आएगा। वही रिलेशन भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 बाई 1। अब डायरेक्ट कर रहा हूं। तो भाई अब यहाँ पे इन सभी जगहों पे मेरे को 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया है, तो दोनों का मोल मेरे को 2 मिल गया। अब मुझे ये मालूम है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एनी गैस एट NTP इज हाउ मच, 22.4। तो वहां से मैं ये रिलेशन निकाल लिया। मेरे को वॉल्यूम चाहिए किसका, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई H2, कितना आएगा आंसर? सो कितना मोल था उसका, 2 इंटू 22.4 लीटर, कितना आ गया, 44.8 लीटर। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई सिमिलरली कौन सा, CO गैस भी कितना आ जाएगा, 44.8 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 89.6 लीटर। आ गया समझ में सबको? इतना आसान है ये। तो सारा दिमाग किस पे लगाना है कि भाई कैसे इसको ऑब्टेन करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम करा रहा हूं सारा, ठीक है ना। मेरे को ये बताओ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के रिएक्शंस बताओ भाई, कितने रिएक्शंस बता सकते हो? अभिषेक बताओ, जितने भी बता सकते हो बताओ मेरे को। हाँ, मेटल से किसका कराएंगे? हाँ, ये तो एक रिएक्शन सामने है ही।
कि भाई हाइड्रोकार्बन हो या कोल के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं ना, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। और बताओ, जो तो हो गया अभी बता तो दिया। और बताओ, 6 बताने वाले थे ना, 2 ही तो हुए, उसी पे घूम रहे हो। मेटल प्लस बेस से भी आएगा। हाँ, तो ये बोलो ना एम्फोटेरिक वाले कौन से बताओ। बिल्कुल ठीक है। तो चलो देखो क्या होता है कि एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिनके हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक होते हैं, एम्फोट्रिक मालूम है ना सबको, ये जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, बोलो किसके साथ, बेस के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा, NaAlO2, साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या करूं फिर? करके देखो एक बारी, बोलो मत। बोलो भाई, क्या करता हूं? बैलेंस हो जाएगा। एक बारी ऑक्सीजन भी देख लो। हाँ, वाटर ऐड वेड कर लो, वाटर का टेंशन नहीं। किधर ऐड करूं? कितना वाटर ऐड करे? मेरे को बैलेंस रिएक्शन करके बताओ बस, मुझे कुछ सुनना नहीं है, लिख के बताओ मेरे को कितना आ रहा है। जल्दी खत्म करो इसको। करो बैलेंस, लगाओ दिमाग। दिमाग खराब हो रहा है? क्या है आंसर बताओ। हाँ, बताओ क्या है? 2, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चेक करो, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 NaOH प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक बारी चेक कर लो। मेरे ख्याल से ये बैलेंस्ड है, फिर भी एक बारी चेक कर लो। हाँ, बैलेंस्ड है ना, दिख रहा है? 2 एल्यूमिनियम, चलो खैर आगे मैं रेडॉक्स के तरीके से भी आपको सिखाऊंगा। बैलेंसिंग वहां से और थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है ना, ये टफ था थोड़ा। बढ़िया। अब देखो, अब इस रिएक्शन में देखो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूं, NaOH के साथ रिएक्शन करने पे कर देता है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो। कंसिडर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ aqueous solution of sodium hydroxide. Consider the reaction of aluminium with aqueous solution of
सोडियम हाइड्रोक्साइड। Consider the reaction of aluminium with aqueous solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कंसिडर कर लिया इसको? लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन that will be obtained at NTP by 54 grams of aluminium, by 54 gram of aluminium, assuming NaOH is sufficient. तो बेटा हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट सबको मालूम है क्या होता है, गैस। उसके हिसाब से करो, जल्दी करो। कितना आया आंसर? 67. ठीक है बेटा, करे डिस्कशन। कितना है बताओ? ये 54 ग्राम लिया था मैंने एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना होता है? 13 2 जा 26 एंड 127, याद है ना? ऑड नंबर है तो एक ज्यादा होता है, 27। नहीं तो वैसे एग्जाम में लिखा रहता है इसका मास नंबर। तो बताओ इसका मतलब इसका मोल कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ गया? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिख सकते हो? इट इज सो सिंपल। क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3। यहां से मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल गया? 3 इंटू मोल ऑफ एल्यूमिनियम बाई 2, ये है ना? तो 3 इंटू मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना था? 2 अपॉन 2, खत्म हो गया, 3 मोल आ गया। वैसे भी देखो ना, बैलेंस से 2 मोल से उसका 3 ही मोल बन रहा है। ठीक है, चलो कैसे भी देख लो, डायरेक्ट भी देखो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। वैसे मोल आ गया हमको। अब मेरे को बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। यहाँ से वॉल्यूम एट एनटीपी क्या आ जाएगा बेटा? मोल कितना दिया है? 3 इंटू 22.4, कितना आ गया ये? हाँ, 67.2 लीटर। सबको क्लियर है? हाँ, चलो भाई, सब आपको बिल्कुल आइडिया लग गया प्रिसाइसली कि हमें किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है, राइट? चलो फिर कल वाले क्लास में मैं बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखना है, और कंसंट्रेशन टर्म भी कल ही स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है ये पोर्शन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास। कल 9 बजे से क्लास था, याद रखना।